ठीक है, तो आज 2 दिन का समय दे रहा हूँ यस सर। चैप्टर 9 के क्वेश्चंस करने के लिए। तो चैप्टर 9 के क्वेश्चंस पूरे करो और परसों मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, वेडनेसडे को 9 बजे ही डिस्कस करूंगा। चलो लिखो, आप लिखिए चैप्टर नंबर 10। और वो खत्म हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो था? हाँ हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स देखो। सर 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट। अरे ठीक है, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब होता है इसमें जो लिक्विड है वो 2 तरीके से, मतलब इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, कौन सा बेटा? हाइड्रोस्टैटिक्स। और दूसरा टॉपिक है यहाँ पर आपका हाइड्रोडायनेमिक्स। समझे बेटा? पहला टॉपिक क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरा टॉपिक क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि जिसमें फ्लूइड जो होता है वो रेस्ट पे होता है, फ्लूइड एट रेस्ट। और इसमें क्या होता है कि फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, इसमें होता है फ्लूइड एट रेस्ट, इसमें होता है फ्लूइड इन मोशन। तो अब देखो, अब होता क्या है, फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब है जैसे आपके इसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट फ्लूइड एट रेस्ट के लिए होते हैं। और फ्लूइड इन मोशन में हम लोग जो पढ़ेंगे, ये इसमें हम लोग एक तरह से जैसे रेनॉल्ड्स नंबर है ये पढ़ेंगे, ठीक है, बर्नौलिस थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे आकर के, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब हमें इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या है, तो सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट डेंसिटी का, क्योंकि बेटा लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल डेंसिटी का ही होता है, समझे। बिना डेंसिटी के आप जो है उसको कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो डेंसिटी का ही है। तो डेंसिटी क्या होती है वो हमें देखना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं, लिखते जाइए बेटा। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी लिखिए, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड सब्सटेंस लिखिए, फ्लूइड डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज लिखो बेटा, फ्लूइड इज डिफाइंड एज, सर उसके बाद हाँ लिखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखिए रो इज इक्वल टू m बाई वी। तो रो क्या हो जाएगा? m अपॉन वी। सर क्या? रो इज इक्वल टू m अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम m बाई वी, ठीक है। तो लिखिए बेटा, चलो सर देख, डेंसिटी इक्वल्स टू m by v।
m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके सर। सर ये क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा अभी। फ्लूइड्स इन मोशन के नीचे रेनॉल्डो। रेनॉल्ड्स नंबर, रोनाल्डो नहीं है, ठीक है। रो इज इक्वल टू m बाई v, ठीक है। यूनिट इसका होता है केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी उसकी मरकरी की। मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, जबकि आपकी वाटर की डेंसिटी होती है 10 की पावर 3 किलो kg पर मीटर क्यूब, है ना। और ये सबसे कम होती है इसकी। सबसे, इससे ऑयल की कम होती है, ऑयल की इससे कम होती है बेटा, 900 समथिंग होती है। अच्छा, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर में आप ऐसे लिखेंगे 13.6, और वाटर की डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये ठीक है ना, ये डेंसिटी होती है। तो अब जैसे हमें अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, मान लीजिए अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी यानी कि किसी के कंपेयर में। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में, यही तो बोलते हैं ना, किसी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, तो उसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये रेशियो होता है एक तरह से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला गया है, इसका जो है टेक्निकली आंसर हम लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। समझे बात को? तो रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई कि नहीं आई? है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सर ये 13.6 किसकी है? 13 मरकरी की, मरकरी Hg। अरे पीछे वाली वाटर की है। हाँ, W लिखा है ना, उसमें वाटर लिखा हुआ है। W लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। हाँ, तो वाटर के होंगे वो। चलो सर आपने वो क्या लिखा है? रेनॉल्ड्स क्या लिखा है? रेनॉल्ड्स नंबर, जो पेन में लिखा होता है ना रेनॉल्ड्स, वही रेनॉल्ड लिखो, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ सर उसके नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर के बाद क्या लिखा आपने? डेंसिटी ऑफ वाटर के जो बाद में हमने लिखा हुआ है 4 ये डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सर आरडी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। सर रेनॉल्ड्स नंबर और उसके नीचे क्या है? बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा ओके सर। सर ये इसका रीजन फिर से बता दो। किसका? 4 डिग्री सेल्सियस वाले का? हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो होती है वाटर की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा जब भी किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाती है तो वहां पर वाटर की डेंसिटी हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ही ली जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ली जाती है। ये है ये। बाकी इसका रीजन 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों मैक्सिमम होता है वो भी अभी आएगा, वो भी अभी आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब तो थर्मल। सर मतलब बेसिकली ये जो 1 ग्राम पर क्या लिखा सर आपने वाटर की डेंसिटी के आगे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सर इसको बेसिकली अगर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4, तो मतलब ये सीजे सिस्टम में है बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजे सिस्टम में है। तो सर वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर बन जाएगा ना बेसिकली? हाँ हाँ हाँ। सर जो आपने डेंसिटी ऑफ वाटर लिखी है वो किस टेम्परेचर पर है? डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपके हमेशा हम लोग जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पे ही लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी होती है ये। नहीं जो आपने 10 क्यूब वो लिखे हैं। हाँ 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 हाँ, ये जो है ना आपकी जो डेंसिटी लिखी हुई है, ये कौन किसकी बात कर रही हो तुम? ये वाली यस सर, इसका ये किस टेम्परेचर पर है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, यही तो आपने तो कहा था कि उसकी ज्यादा हाईएस्ट होती है मर्करी की। यही डेंसिटी रहती है वाटर की, मैक्सिमम डेंसिटी है। बाकी आप देखो वाटर में आप कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहो तो डेंसिटी वेरी कर जाती है,
आप अगर सोप सोल्यूशन मिला दो तो डेंसिटी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, है? तो वेरी करती रहती है, ठीक है ना। सर 4 डिग्री से 1 ग्राम से 10 kg तक चले गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। इसी तरह से लिखेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो कौन सी ग्रेविटी? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, लिख लीजिएगा। सर मुझे ये समझ नहीं आया, 4 डिग्री से मतलब 10 kg तक चले गया मतलब? 10 kg मतलब नहीं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो यार। 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी जो होती है ना, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है एक्चुअली में। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पे होता है, बस खत्म, ये है सिंपल सा। सर उसका साइज या मास से रिलेशन तो नहीं है ना कोई? कुछ नहीं है, वो आपने सर बस ग्राम पर सेंटीमीटर में डाल रखा है ना? अरे वो सीधे सिस्टम में है, हाँ वही सर। ओके सर। वो सीधे सिस्टम में है, ये एमके सिस्टम में है, तो वैल्यू बदलेगी नहीं? बताओ, बदलेगी नहीं बदलेगी? हेलो, यस सर, यस सर। सर मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट होती है, चाहे मतलब वो केजी पर मीटर क्यूब का कोई लेना देना नहीं है इससे। पर मीटर में किलो चाहे केजी मीटर में। हाँ ओके सर। लिखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, लिख लो बेटा। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेलिंग बताना, एसपी क्या है ये? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट of given liquid, weight of given liquid to the weight of pure water. सर एक मिनट दोबारा से बोलना। It is the ratio of weight of, it is the ratio of weight of given liquid ठीक है। So given liquid to the weight of pure water. To the weight of pure water at 4 degrees Celsius. thanks man. ठीक है। चलिए अब देखिए, देखिएगा डेंसिटी ऑफ, अब ये है अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ। अगर मिक्सचर्स मान लीजिए आपको एक साथ 2-3 डेंसिटी दे, जैसे वाटर में देखो ऑयल डाल दो तो मिक्स नहीं होता, तो इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इमिसिबल लिक्विड्स। उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है जो आपस में मिक्स नहीं होते बेटा, ठीक है। तो जैसे ये 2 लिक्विड हैं, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात है। मान लीजिए आपको कहा गया कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें 2 अलग अलग डेंसिटी हैं, ठीक है। यहाँ पर मास जो है m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है और इसकी डेंसिटी ρ1 है, ठीक है। इसका मास m2 है, वॉल्यूम v2 है, डेंसिटी ρ2 है, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया कि डेंसिटी ऑफ जो मिक्सचर होगा, ठीक है, वो क्या होता है? तो उसमें लिखते हैं हमेशा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका। क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने ये फॉर्मूला दे दिया कि भाई डेंसिटी ये मिक्सचर की है। अब मैं अगर इसमें कुछ केसेस डाल दूं कि भाई चलो केस ले लेते हैं एक, कि भाई अगर मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि इफ वॉल्यूम अगर सेम हो जाए दोनों का, इफ v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, तो बेटा डेंसिटी जो मिक्स की है वो इन टर्म्स ऑफ ρ1 एंड ρ2 क्या होगी? कैसे? इन टर्म्स ऑफ ρ1 एंड ρ2। ये ध्यान रखने, सुनना, सुन लिया क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ρ1 एंड ρ2, जबकि इस फॉर्मूले के हिसाब से ये होता है m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ना तो आपको m1 m2 चाहिए, ना आपको v1 v2 चाहिए, आपको चाहिए डेंसिटी, ये मिक्सचर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ρ1 ρ2।
समझे? तो कैसे निकालेंगे देखो, तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है टोटल मास। तो टोटल मास अगर मान लीजिए मैंने कहा कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V दे रखा है, तो मास तो सेम नहीं दे रखा है, तो मास दिया है m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, तो मास तो सेम है नहीं, लेकिन तो अब देखो मास अलग अलग है क्योंकि वॉल्यूम सेम दे रखा है, मास तो सेम नहीं दे रखा है। तो मास क्या हो, मास का फॉर्मूला क्या होगा अगर यहां से निकालोगे? अगर डेंसिटी तुम्हारा मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के। तो इस m1 की जगह लिख दो V रो 1 प्लस V रो 2 अपॉन V1 कितना है बेटा? V प्लस V, तो आंसर कितना आया? रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। तो ये डेंसिटी आ गई बेटा इस तरह से। तो ऐसे ही आप निकालेंगे। अगर मैं आपको दूसरा केस दे रहा हूं कि इफ m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है। सर एक सेकंड रुक जाओ, कॉपी करना तो। हाँ नहीं, ये आप निकालोगे, चलो ये कॉपी कर लो तुम, ठीक है? इस केस को निकालो इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने रो 1 रो 2 के टर्म्स में निकाला वैसे निकालो। सर ये लास्ट में 2 कैसे आया है? बेटा V1 प्लस V2 V प्लस V 2V नहीं हो जाएगा? V प्लस V 2V हो जाएगा ना? हाँ ठीक। सर क्या होगा? सर क्या करना है? रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 इज इक्वल टू 2, ऐसा आएगा सर? नहीं 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 नहीं, आप उसमें देखो मास इक्वल है सेकंड केस में, तो वॉल्यूम को एलिमिनेट करो ना। फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? m1 प्लस n2 अपॉन V1 प्लस V2 है ना? तो मास, उसमें मास को एलिमिनेट करो। सर फॉर्मूला कौन सा? ये बड़ा बड़ा सर वही तो आएगा। ये तो सर वही तो आएगा, सही तो कह रहा है। सर रो V1 प्लस रो V2 इज इक्वल टू 2। इन टर्म्स ऑफ रो 1 एंड रो 2 V1 V2 नहीं आएगा। इन टर्म्स ऑफ रो 1 एंड रो 2, समझ गए बात को? क्या समझे? सर देख रहा हूँ सर नहीं समझे।
ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है किस टर्म्स में बनाया है? ये किस V1 V2 की टर्म्स में। V1 V2 ये फॉर्मूला किस फाइनली फॉर्मूला किस टर्म में आ रहा है? रो 1 रो 2। तो फिर दूसरा वाला फॉर्मूला सर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये नया अब हमारे पास फॉर्मूला है, तुम्हारे पास कोई ये फॉर्मूला तब केस तब आएगा जब V1 इक्वल टू V2 होगा, तब ये फॉर्मूला आएगा, समझे ना? जब ये केस है तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये है बस तुम्हारे पास में। अब इसमें कोई यूज करके बनाओ ना, वहां मास होना चाहिए इस फाइनली आंसर में, और ना ही वॉल्यूम होना चाहिए, सिर्फ डेंसिटी होनी चाहिए बस। तुमको ये कंडीशन दे रखी है। तो मास क्या होता है? मास इक्वल है ना, तो m प्लस एम हो गया। यस सर 2 आ जाएगा। वॉल्यूम को क्या रखेंगे? मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा हाँ 2m अपॉन करो अब जरा सा क्या आएगा बताओ। सर आपने V1 को रो 1 कैसे लिख दिया और V2 को रो 2? अबे m अपॉन रो कराया हाँ तो V का क्या हुआ? वॉल्यूम। V का formula है ना? मास अपॉन डेंसिटी ना। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल एकदम कैसे बात कर रहे हो तुम लोग? फॉर्मूला वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। सिर्फ v को m से नहीं करा, सिर्फ v को m अपॉन डेंसिटी कर दिया ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। टॉप राइट में देख फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। सर क्या कुछ ऐसा आएगा 2/रो 1 रो 2 स्क्वायर प्लस रो 1 स्क्वायर रो 2? नहीं। हम्म, वो नहीं आएगा। सर नीचे वाला m हट जाएगा, हैं? नीचे वाला m हट जाएगा। सर रो 1 रो 2 अपॉन रो 2 रो 1 1 आएगा सर। m प्लस एम कितना हुआ? सर 2m। यहाँ से m कॉमन किया तो यहाँ कितना बचा? अब तुम लोगों को मतलब बताओ, ये चीज हमें समझानी पड़ रही है थोड़ी बहुत। मैथ्स भी ये मतलब ये मैथ्स का पार्ट है, हैं? सर मैंने बायो लिया। हाँ बायो ली है। तो बचपन से मैथ्स नहीं पढ़े हो कभी क्या जीवन में? हैं? सर पढ़िए। हाँ तो फिर बात कर रहे हैं, बायो ली है। सर m रो 1 रो 2 अपॉन तो रो 2 प्लस रो 1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2। हाँ सर m रो 2 रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 1। ये आ गया। सर m से कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे करो, नोट करो जल्दी से फिर आगे। एक मिनट। हाँ नोट कर लो, कोई नहीं। कर लिया नोट? यस सर। सर एक मिनट।
चलो लिखो आगे, लिखो। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए प्रेशर। देखो जैसे स्ट्रेस पढ़ा था हमने पीछे, स्ट्रेस पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन वहां पे वो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो हमने प्रेशर इन अ फ्लूइड, बल्कि ये प्रेशर यहाँ पे हम किस में बात करेंगे? इन अ फ्लूइड। किसके लिए बात करेंगे बेटा? इन अ फ्लूइड के लिए, ठीक है? फ्लूइड। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी फ्लूइड कहते हैं, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अगर एक कंटेनर में आप वो ले लीजिए, क्या नाम है, लिक्विड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और एंड गैस, ठीक है? लिक्विड भी हो सकती है या गैस भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है बेटा, ये चीज ध्यान रखो। फ्लूइड का मतलब ये होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर हम एक फ्लूइड को अगर हम रेस्ट पे ले लें, ठीक है, किसी कंटेनर में, तो आप एक चीज देखो, कंटेनर के अंदर लिक्विड रेस्ट पे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स क्या है बेटा? कहीं ना कहीं जीरो है नहीं है? और जो भी यस सर। है ना, जो भी कांटेक्ट है, यानी अब देखो, क्योंकि फ्लूइड अगर हम देखा जाए एज अ होल, अगर हम देखें तो दैट इज एट रेस्ट। तो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो उसके फ्लूइड के जो मोशन में है अंदर ही अंदर, वो एक तरह से कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि भाई, अगर जैसे सपोज करो मैं कंटेनर बनाता हूँ, कोई जरा सा, अगर जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर है। अब यहां पर क्या है कि ये लिक्विड है इस तरह से। अब यहाँ पे जो कंटेनर है वो, अगर देखें ध्यान से, तो अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं एक मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल मैं इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो मैं कहूं कि इस पॉइंट पर निकालना है, मैंने कहा इस पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए ये अलग अलग 4-5 पॉइंट मार्क कर दिए मैंने, इस पॉइंट पे मार्क कर दिया, इस पॉइंट पे मार्क कर दिया। तो आप देखिए, अगर दिस फ्लूइड एट रेस्ट, ये फ्लूइड कैसा है बेटा? अगर ये रेस्ट पर है, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? तो अगर ये फ्लूइड रेस्ट पर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं पर भी देखें, चाहे किसी भी पॉइंट पे देखें, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं, तो इसके अंदर क्या बेटा? ये एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। भाई अगर मैं ये पॉइंट मार्क करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि इसके ऊपर यहाँ से भी फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से भी लग रहा होगा, यहाँ से भी लग रहा होगा। दैट्स वाई क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एक तरह से स्टैटिक पोजीशन पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखता हूं, तो इसका जो कंटेनर है, कंटेनर इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। नहीं तो एक बात बताओ, अगर सिर्फ अगर यहाँ पे लिक्विड अगर फोर्स लगाता है, तो कंटेनर को तोड़ के बाहर नहीं ले आता है? बताइए बेटा, कंटेनर क्या होता है? टूट नहीं जाता, लेकिन ऐसा यस सर। नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम एक कहते नहीं कि अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस बना लें फ्लूइड के अंदर, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वहां उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर अगर जो भी हम पॉइंट मार्क करते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं। दैट्स वाई जो फ्लूइड है वो एक तरह से रेस्ट पर है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, अगर सोचो, अगर क्या कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, चल नहीं रहा होता, फ्लो कर रहा होता उस समय। अब जैसे रिवर है, अब रिवर का फ्लो किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से होता है। एयर बहुत अगर तेज चलती है तो रिवर भी बहुत तेज चलती है। भाई तूफान कब आता है? तूफान है, साइक्लोन है, ये कब आते हैं? जब विंड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
जब विंड स्पीड बढ़ती है तो इसकी भी स्पीड बढ़ती है, सी की भी स्पीड, सी वेव्स भी बढ़ जाती हैं। तो जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ज्यादा क्या कहते हैं, उसका भी स्पीड बढ़ेगा, सी का भी। तो यहाँ पर वही देखा गया है कि अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये हो गया जाकर के अगर लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में कहीं ना कहीं जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो एक तरह से बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर 1% अगर हम देखें कि भाई मान लो कि अगर उसमें से अनबैलेंस्ड होता तो लिक्विड हिलता। आप कभी देखो, आप बकेट में पानी भर करके और छोड़ दीजिए उसको और रेस्ट पे छोड़ दीजिए, तो क्या बकेट में जब पानी रख देते हैं तो क्या कहते हैं, बकेट में जो है पानी रखने के बाद में आप स्टिल हो जाता है, वाटर स्टिल हो जाता है। अब वहीं अगर तुम खूब तेज से पंखा चला दो और पानी बकेट को नीचे रखो तो वही वाटर हिलना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल हिलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर रेस्ट पे है तो यानी हर चीज रेस्ट पे, तो कहीं ना कहीं फोर्सेस उसके एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक पॉइंट पर हम कोई छोटा सा एरिया ले लें तो प्रेशर क्या होता है, जरा उसको आप डील करते हैं यहाँ से देखा जाए, ठीक है। चल देखो, तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ मार्क कर दूं कि बेटा ये एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है DA का, जिसके ऊपर यहां से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। हमेशा प्रेशर के लिए फोर्स का नॉर्मल होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। प्रेशर के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स का नॉर्मल होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर प्रेशर क्या है भाई, देखो प्रेशर यहाँ भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, प्रेशर यहाँ भी लग रहा होगा, प्रेशर यहाँ भी लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ सारे फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। प्रेशर नो डाउट प्रेशर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर मैं एक ही डायरेक्शन में देखूं, बस एक ही डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं कह दूं कि भैया मैं मान लेता हूं ये सिलेंडर है, ये लिक्विड का ही एक इमेजिनरी सरफेस है बेटा, लिक्विड का ही एक इमेजिनरी सरफेस है इस लिक्विड का ही, तो बेटा इस पॉइंट पे भी फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे भी फोर्स लग रहा होगा। आप एक बात बताओ, आप जैसे बकेट में पानी भरा होता है, अब आपसे मैं कहूं बेटा उसके अंदर मग को डाल दो, उसके अंदर आप मग को उल्टा करके डालिए, तो क्या मग अंदर जाता है अगर बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल इस तरह से नहीं सर, नहीं जाता है ना, अगर ये ओपन सरफेस है ऊपर की तरफ आता है ना, नहीं जाता ना, क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे अंदर एयर होती है, यहाँ क्या होती है, एयर होती है। तो आप इसको टिल्ट करके रखते हो ना, थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके डालते हो, इस क्यों डालते हो टिल्ट करके, कि जिससे कि इसकी जो एयर है बबल्स निकल जाते हैं, वो एयर बबल के फॉर्म में करके बाहर आ जाए। तो जैसे वो बबल के फॉर्म में बाहर आ जाता है तब मग आपका अंदर की तरफ चला जाता है। उसके बाद आप उसको डुबाते जाइए फिर सब उसे वापस निकालते हैं। फिर छोड़ दीजिए तो पक से ऊपर आता है कि नहीं आता निकल करके, जब जैसे आप यस सर, फिर भारी हो जाता है। तो ऊपर क्यों आता है, ऊपर इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब आप लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा आपके ऊपर, आपको भाई आप किसी के घर में जबरदस्ती जाके उसको अगर आप परेशान करेंगे तो क्या वो सीधा सीधा बैठा रहेगा कि नहीं चलो कोई क्या तुम परेशान कर लो, होगा देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं करेगा। रिस्टोर वो क्या करेगा, पोस्ट करेगा ना उसको। तो ऐसी लिक्विड के अंदर जब वो मग जाएगा और जैसे आप छोड़ेंगे तो मग जो है, मग के ऊपर लिक्विड एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो उस अपथ्रस्ट की वजह से भी प्रेशर वहां पर बिल्टअप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें हम प्रेशर को क्या लिखते हैं, चलिए जरा लिखिए बेटा, लिखिएगा। द प्रेशर इज डिफाइंड एट दैट, लिखिएगा प्रेशर इज डिफाइंड as the pressure is defined as the normal force per unit area, is defined as the normal force per unit area, normal force per unit area. So P is equal to limit of delta A tends to 0, delta F by delta A, या इसको हम लिख सकते हैं dF by dA करके, बट फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये प्रेशर का होता है। सर ये क्या है, डी छोटा सा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट है ना। अरे डेल्टा एफ को जब हम चेंज करते हैं, याद करो इंस्टेंटेनियस, याद आया नहीं आया? यस यस सर, यस सर। dt याद आया नहीं आया? dx by dt में कन्वर्ट हो जाता था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस सर, यस सर। या सिंपल फॉर्मूला लिखते हो तो f by a लिख दो, ये भी लिख सकते हो।
ठीक है, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर मेरा एक डाउट, हाँ बोलो। सर प्रेशर और स्ट्रेन की डायरेक्शंस अलग होती है? प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नॉट, स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, बट प्रेशर के लिए फोर्स का नॉर्मल होना जरूरी है। आप अपनी, अगर आप अपने पैरों पे खड़े होते हो, ये गाना भी है, ठीक है ना, पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, तो है ना, जो भी है, तो पैरों पे अगर आप खड़े होते हो, तो अगर आप 2 लेग्स पे खड़े होते हो तो प्रेशर क्या होता है, कम लगता है ना। लेकिन अगर 1 लेग पे खड़े होते हो तो प्रेशर ज्यादा लगता है, क्योंकि एरिया कम हो जाता है। इसलिए जितनी भी हाई हील्स होती हैं वो बहुत छोटे एरिया की बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगता है। इसीलिए हील्स जो होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं, जिससे कि आपके पैरों पे प्रेशर कम लगे। ठीक है, एरिया बढ़ा देते हैं जिससे प्रेशर कम लगे, और जितनी हाई हील्स होती हैं उनका एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो प्रेशर ज्यादा फील होता है हमें। बात समझे नहीं समझे? तो मतलब ये लोग, इन दोनों की डायरेक्शंस अलग होती है ना, प्रेशर और स्ट्रेस की? देखो डायरेक्शन अलग होती है का मतलब क्या है, प्रेशर के लिए फोर्स का नॉर्मल होना जरूरी है, बट स्ट्रेस के लिए फोर्स का नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान सर नॉर्मल मतलब डाउनवर्ड्स? रखना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा, अच्छा ठीक है। परपेंडिकुलर। सर एक बार प्रेशर की डेफिनेशन दोबारा से बता दीजिए, मेरा नेट अटक रहा था। फोर्स, जो प्रेशर के लिए फोर्स का नॉर्मल होना जरूरी है, लेकिन ठीक है, लेकिन स्ट्रेस के लिए फोर्स का नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखें। सर लिम क्या है? लिमिट, लिमिट, ठीक है। चलो लिखो आगे। तो यूनिट इसका क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो है आपका, ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लेना बेटा, इसको ये भी होता है इसका, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है ये, और अदर यूनिट इसकी पास्कल भी होती है, ठीक है ना। अदर यूनिट क्या होती है बेटा, पास्कल भी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 की पावर 5 जो है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाते हो तो ये भी लिख सकते हो पीए, ठीक है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये 1.013 इंटू 10 की पावर 5, अगर पूरा लिखोगे तो पूरा ये होता है बेटा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो इसका एक अदर यूनिट भी होता है, इसको हम लोग 1 बार भी बोलते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल। सर 1 बार किसे बोलते हैं? ये भी प्रेशर का यूनिट होता है बेटा, यूनिट ऑफ प्रेशर ये भी है, लेकिन इसको 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल जो है इसकी यूनिट है प्रेशर की। तो बारोमीटर में बार्स में मेजर करते हैं। हाँ हाँ, और सर फिर एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर। हाँ एटमॉस्फेयर, ड्यू नहीं, एटमॉस्फेरिक होता है ड्यू टू, मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर आपके ऊपर फील होता है। जैसे आप देखते हो पहाड़ों में जब जाओ, तो पहाड़ों में जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो दाल पकना मुश्किल हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है। आप कुकर में जो सीटी आती है बहुत, सर दाल पकना, अरे अगर आप वहां पर कोई चीज बनाते हो हिल एरियाज में, तो वो सर हमने वो पकने में टाइम लेती है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। अगर वहां पे प्रेशर कुकर यूज करो, यहाँ प्रेशर कुकर यूज करो, तो यहाँ पे आप प्लेन एरिया में जब प्रेशर कुकर यूज करते हो तो वो जल्दी क्या कहते हैं वर्क करता है, प्रेशर जल्दी बिल्डअप होता है वहां। और आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। प्लेन में जाते हो तो बताती है ना कि जब हम इतनी ऊंचाई पे आते तो प्रेशर कम होने के चांसेस बन जाते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? यस सर। तो फिर तो ये सब चीजें सुनते हो तो क्या वहां के पे कान बंद कर लेते हो क्या, जब वो इतना समझा रही होती है ना। तो इसमें क्या है सर कि सुनता कौन है? सुन लिया करो कभी कभी।
तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाइट पे आते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही रीजन है, यही रीजन बताता रहा हूँ ना, यही रीजन होता है कि आपको जो है, जो क्या नाम है, मैंने कहा नहीं कि अगर आप सपोज करो प्रेशर कुकर लो एक सेम, और वही सेम प्रेशर कुकर आप वहां ले जाओ हिल एरियाज में, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखो, मतलब गैस में ऊपर रख दो, तो आप देखोगे कि जो हिल एरिया में है वहां पे टाइम लग रहा है ज्यादा उसको पकने में। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है तो इसलिए वहां पे वो बिल्डअप नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये रीजन होता है। ठीक है, चलो सर आज बस इतना ही करा दो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लो बेटा। ठीक 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 है, कल 5 बजे है ना, कल 5 बजे ले लूंगा क्लास।